गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर प्रेरणा महेश्वरी, सह आचार्य इतिहास, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। मेरा आज का व्याख्यान बीए पाठ तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत का इतिहास के एक प्रमुख अध्याय बंगाल में ब्रिटिश राज्य की स्थापना पर केंद्रित होगा। विशेष रूप से बात होगी 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध की और बाद में 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध की। आपने बीए पाठ द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत का इतिहास में पढ़ा होगा कि एक लंबे समय तक भारत पर मुस्लिम राज रहा। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल सत्ता का विघटन होने लगा और इस केंद्रीय सत्ता के विघटन के साथ ही सबसे बड़ा प्रश्न ये उठा कि रिक्त स्थान की पूर्ति कैसे की जाए। यद्यपि तत्कालीन भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर अनेक शक्तिशाली विकल्प मौजूद थे, परंतु आखिरकार अंग्रेजों को सफलता मिली और उन्होंने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। जहाँ तक बंगाल का प्रश्न है, बंगाल प्राचीन काल से ही भारत का समृद्ध और उर्वर प्रदेश रहा और बंगाल में अंग्रेजों ने जो विजय हासिल की उससे उन्हें वे सभी संसाधन प्राप्त हुए जिससे उन्हें शेष भारत में सफलता अर्जित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी और 1651 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में उसके पुत्र शुजा की अनुमति से अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पहली कोठी हुगली में स्थापित की। शुजा ने ही अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार की अनुमति दी। इसके पश्चात क्रमशः अंग्रेजों ने कुछ और सुविधाएं अर्जित की। 1698 ईस्वी में उन्हें सतनुती, कलिकता और गोविंदपुर गांवों की जमींदारी मिली। 1714 से 1717 ईस्वी के मध्य मुगल बादशाह फारूक शेर के समय सरमन शिष्टमंडल उसके दरबार में आया और अंग्रेजों को जो पहले से सुविधाएं मिली हुई थी, जिसमें मुख्य थी ये 3000 रुपये वार्षिक कर देकर बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार, उसकी पुष्टि की गई। अंग्रेजों को कुछ और सुविधाएं मिली जिसमें बंगाल में शाही मुद्रणालय के उपयोग का अधिकार और दीवान की आज्ञा से 38 गांवों को खरीदने की अनुमति मिली। परंतु अंग्रेज यहीं तक संतुष्ट नहीं थे। उनके व्यापारिक अधिकारों में निरंतर वृद्धि होती जा रही थी, परंतु बंगाल का जब राजनीतिक परिदृश्य हम देखते हैं तो 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान की मृत्यु हुई। उसके चूंकि कोई पुत्र नहीं था तो उसने अपने दोहित्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। सिराजुद्दौला 20 वर्ष का अनुभवहीन नवयुवक था। उसके गद्दी पर बैठने को उसके रिश्तेदारों ने, जिनमें खासतौर से उसकी मौसी घसीटी बेगम और उसकी एक और मौसी का पुत्र शौकत जंग था, उन्होंने पसंद नहीं किया। फलस्वरूप उन्होंने अंग्रेजों से समर्थन लेने का प्रयास किया और अंग्रेजों ने भी सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र में उन्हें शामिल किया। नवाब और अंग्रेजों के मध्य मतभेद निरंतर बढ़ते चले गए और उसमें मुख्य रूप से दो कारण विशेष थे। एक तो 3000 रुपये वार्षिक कर देकर बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने का जो अधिकार मिला हुआ था, नवाब ये चाहता था कि प्रत्येक नए नवाब के गद्दी पर बैठने के साथ ही इस अधिकार का नवीनीकरण हो, परंतु अंग्रेज इस बात के पक्ष में नहीं थे। दूसरे, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी अपने फ्री पास या दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे, वो उसे बेच देते थे और निजी व्यापार पर भी वे चाहते थे कि चुंगी ना लगे, जबकि सिराजुद्दौला उनके निजी व्यापार पर चुंगी लगाना चाहता था क्योंकि इससे उसके राजस्व को बहुत ज़्यादा हानि हो रही थी।
तो इस प्रकार इन कुछ मुद्दों से जो नवाब और अंग्रेज़ों के मध्य मतभेद की शुरुआत हुई, उसे और ज़्यादा बढ़ावा मिला जबकि यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हुआ। यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के मध्य चला और इस युद्ध के आरंभ होने के साथ ही बंगाल में अंग्रेज़ों ने कलकत्ता की किलेबंदी आरंभ कर दी और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की। नवाब द्वारा विरोध किए जाने पर फ्रांसीसियों ने किलेबंदी बंद कर दी, लेकिन अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलेबंदी को जारी रखा। इस प्रकार स्पष्ट है कि अंग्रेज निरंतर नवाब की अवज्ञा कर रहे थे और नाराज होकर के सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की कासिम बाजार की फैक्ट्री पर जनवरी 1756 में आक्रमण कर दिया। इसके पश्चात उसने कलकत्ता की ओर अभियान किया और फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। कलकत्ता उसने एक धनी सेठ मानिकचंद को सुपुर्द किया और वो स्वयं मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी वापस चला गया। इसी समय एक घटना का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, काल कोठरी या ब्लैक होल ट्रेजेडी, जो कि 20 जून 1756 को होने का वर्णन किया गया। अंग्रेज सेना का सेनापति G.H. हॉलवेल ने इसे कुछ इस प्रकार वर्णित किया है कि एक छोटा सा कक्ष जो कि 18 फीट लंबा और 14 फीट 10 इंच चौड़ा था और जिसमें वायु और प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी, उसमें 146 व्यक्तियों को कैद किया गया, जिसमें स्त्रियां और बच्चे भी शामिल थे और अगले दिन उसमें मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे। हालांकि तत्कालीन इतिहासकारों ने इस घटना का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन अंग्रेजों ने इस प्रकार की घटना का उल्लेख करके सिराजुद्दौला के खिलाफ दुष्प्रचार किया और इस प्रकार मद्रास से क्लाइव के नेतृत्व में थल सेना और वॉटसन के नेतृत्व में जल सेना को भेजा गया। मानिकचंद ने अंग्रेजों से रिश्वत लेकर के कलकत्ता उन्हें वापस सौंप दिया। अंग्रेजों ने कलकत्ता प्राप्त होने के पश्चात उसके आसपास के क्षेत्रों में लूटपाट आरंभ कर दी, जिससे नवाब उत्तेजित हुआ और वो सेना लेकर के पुनः उपस्थित हुआ। नवाब और अंग्रेजों के मध्य पुनः युद्ध हुआ और परिणाम स्वरूप नवाब एक संधि करने को बाध्य हुआ। यद्यपि नवाब के पास एक बड़ी सेना थी, लेकिन फिर भी उसे संधि करनी पड़ी। उसका कारण जो इतिहासकारों को नज़र आता है कि उस समय अहमद शाह अब्दाली के बंगाल आक्रमण का भय था। साथ ही सिराजुद्दौला को लगा कि कहीं मुग़ल बादशाह भी बंगाल पर आक्रमण ना कर दे। उसने अंग्रेज़ों के साथ 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि की, जिसके द्वारा अंग्रेज़ों को अपने पुराने व्यापारिक अधिकार फिर से मिल गए। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में वे दस्तक का प्रयोग करते रहेंगे। उन्हें उनकी फैक्ट्रियां वापस मिल जाएंगी। वे कलकत्ता की किलेबंदी कर सकते थे, वो अपना सिक्का ढाल सकते थे और नवाब उन्हें 2 लाख रुपए हर्जाने के रूप में देगा। अलीनगर की इस संधि के पश्चात भी अंग्रेजों और नवाब के मध्य शत्रुता का अंत नहीं हुआ और संघर्ष निरंतर चलता रहा। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला पर इस संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया। ये कहा गया कि नवाब ने इस संधि की शर्तों को पूरा नहीं किया और यह निर्णय लिया गया कि सिराजुद्दौला को हटा करके किसी और व्यक्ति को नवाब बनाया जाए। इस हेतु अंग्रेजों ने अली वर्दी खां के बहनोई मीर जाफ़र के साथ एक समझौता किया, जिसमें एक सिख बिचौलिए अमीचंद को भी साथ लिया गया। मीर जाफ़र ने नवाब बनने की स्थिति में ये स्वीकार किया
कि वो अंग्रेज़ों के माध्यम से उन सभी की क्षतिपूर्ति करेगा जिनकी सिराजुद्दौला के कलकत्ता आक्रमण के समय हानि हुई थी। उसने कंपनी को 1 करोड़ रुपए देने का वचन दिया, जिसमें कलकत्ता के यूरोपियों के लिए 50 लाख रुपए और हिंदू और मुसलमानों के लिए 20 लाख रुपए और आर्मीनियनों के लिए 7 लाख रुपए तय किए गए। उसने कंपनी को कुछ क्षेत्र देने का भी वादा किया। उसने स्वीकार किया कि वो हुगली के निकट किलेबंदी नहीं करेगा। उसने अंग्रेज़ों को सभी फ्रांसीसियों और उनकी दौलत जो कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में थी, उन्हें वापस करने का वादा किया। इस प्रकार प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई और दोनों ही पक्षों ने अपनी सेना लेकर के प्लासी के लिए प्रयाण किया। अंग्रेज़ों की सेना में 3000 सैनिक थे और नवाब के पास 50,000 सैनिक थे। लेकिन अगर हम एक्चुअल युद्ध की स्थिति देखें तो प्लासी के मैदान पर मीर जाफ़र, यार लुत्फ़ खां और राय दुर्लभ के साथ 45,000 की सेना लेकर के निष्क्रिय खड़ा रहा। सिराजुद्दौला के लिए युद्ध लड़ने वाले सिर्फ 2 लोग थे, मीर मोइनुद्दीन और मीर मदान। और इस प्रकार से ये युद्ध वास्तव में लड़ाई नहीं गया और एक मामूली सी झड़प के पश्चात सिराजुद्दौला पराजित हो गया और उसका वध कर दिया गया। मीर जाफ़र नया नवाब बना। प्लासी के युद्ध का अगर हम सैनिक दृष्टि से देखें तो कोई महत्व नज़र नहीं आता, क्योंकि इसमें अंग्रेज़ों ने स्पष्टतया षड्यंत्र का सहारा लिया था और वास्तव में कोई युद्ध लड़ा ही नहीं गया और किसी प्रकार के युद्ध कौशल का कोई प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देखें तो प्लासी के युद्ध का काफ़ी महत्व है। इस युद्ध से ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक प्रभुता की स्थापना हुई। इस प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल में निरंतर राजनीतिक परिवर्तन हुए, अर्थात एक के बाद एक नवाबों को गद्दी पर बिठाया गया। इस युद्ध ने मुगल साम्राज्य की कमजोरी या दुर्बलता को स्पष्ट कर दिया। मुगल साम्राज्य का अवसान इससे और नज़दीक हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हुई और एक बात और फिर से स्पष्ट हुई कि भारतीय राजनीति कितनी दुर्बल थी और षड्यंत्रों की और गद्दारों की एक निर्णायक भूमिका इसमें रही। प्लासी के युद्ध के आर्थिक महत्व को अगर हम देखें तो वो राजनीतिक महत्व की तुलना में काफ़ी अधिक था। सीधे तौर पे ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगना का क्षेत्र प्राप्त हुआ। लॉर्ड क्लाइव को भी व्यक्तिगत रूप से आर्थिक लाभ हुआ। उसे 2,34,000 पाउंड धनराशि मिली। ईस्ट इंडिया कंपनी को नवाब के पूरे क्षेत्र में व्यापार की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 1757 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी टकसाल से पहला रुपया जारी किया। इस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कर्नाटक और हैदराबाद की विजय आसान हो गई। और सबसे खास बात आर्थिक दृष्टि से अगर हम देखें तो इस युद्ध के पश्चात इंग्लैंड की ओर भारत से धन का प्रवाह आरंभ हुआ और निरंतर जारी रहा। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के लिए ये धन सहायक सिद्ध हुआ और इससे पहले इंग्लैंड से जो सोना चांदी आता था और उससे भारतीय वस्तुओं को खरीदा जाता था, इस युद्ध के पश्चात अंग्रेजों को अपने देश से सोना चांदी मंगाने की आवश्यकता ही नहीं रही और उन्हें ये धन यहीं पर ही मिलने लगा। इस युद्ध ने एक और महत्वपूर्ण बात की शुरुआत की, वो थी भारत से धन का निष्कासन और एक समृद्ध प्रांत बंगाल एक गरीब प्रांत के रूप में तब्दील होना आरंभ हो गया।
प्लासी के युद्ध के पश्चात मीर जाफर के साथ अंग्रेजों के संबंध निरंतर बिगड़ते गए और मीर जाफर को कुछ ही समय के पश्चात नवाब के पद से हटाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि वो कंपनी का धन चुकाने में असमर्थ सिद्ध हुआ। 1760 ईस्वी तक मीर जाफर पर कंपनी का 25 लाख रुपए बकाया हो गया था। उसे डचों के साथ षड्यंत्र का भागीदार माना गया, क्योंकि 1759 में अंग्रेजों और डचों के मध्य हुए बेदारा के युद्ध में मीर जाफर ने उन्हें मौन समर्थन दिया था। डचों की भारत में जो फैक्ट्रियां थी वो पटना, ढाका, पिपली, चिंसुरा और कलिकापुर में थी। इसके साथ ही अंग्रेजों को एक नए नवाब से फिर से बहुत सारी धनराशि और कुछ क्षेत्र मिलने की उम्मीद थी। तो अंग्रेजों ने एक और व्यक्ति को नवाब पद के लिए ढूंढा और ये व्यक्ति और कोई नहीं, मीर जाफर का ही दामाद था, मीर कासिम, जिसके साथ अंग्रेजों ने समझौता किया। मीर कासिम रंगपुर और पूर्णिया का भूतपूर्व फौजदार रह चुका था और प्रशासकीय अनुभव उसका काफ़ी अधिक था। उसने गद्दी प्राप्ति की स्थिति में ये स्वीकार किया कि वो अंग्रेजों को बर्दवान, मिदनापुर एवं चटगांव देगा और अंग्रेजों को कर्नाटक युद्धों के लिए 3 लाख रुपए देगा। लेकिन मीर कासिम ने तुरंत अंग्रेजों को नवाब बनने के साथ ही कुछ क्षेत्र तो प्रदान कर दिए, लेकिन प्रशासकीय योग्यता के कारण उसने अपने समक्ष आ रही समस्याओं का तेजी से समाधान किया और अंग्रेजों को, जैसा कि उन्होंने सोचा था कि वो नाम मात्र का नवाब ही रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और नवाब मीर कासिम के साथ अंग्रेजों का संघर्ष आरंभ हो गया और इस प्रकार 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई।